Good morning students, how are you? I hope you are fine and you are learning very well. Today we are learning about lesson number 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया. आज हम lesson number 5 लर्न करेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए. फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पार्ट से. पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता. क्यों, ये बताना है आपको. फोन पर सुनी हुई बातें जल्दी मस्तिष्क से निकल जाती है. इसमें व्यक्ति का चेहरा सामने नहीं आ पाता. एसएमएस की बात भी अस्थायी होती है और दोनों में संदेश का स्वरूप छोटा होता है, जबकि पत्र लेखन में भावों की अभिव्यक्ति तथा उससे सुरक्षित रूप में रखने और बार बार पढ़ने का सुख मिलता है. इसके अलावा पत्र में बातें विस्तार पूर्वक लिखी जाती हैं और जिससे भविष्य में पुस्तक के रूप में आकार दिया जा सकता है. सबसे महत्वपूर्ण, पत्र पाने वाले के पास भी साधन का होना आवश्यक नहीं होता. इसके विपरीत फोन या एसएमएस का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब सामने वाले के पास फोन या एसएमएस पाने की सुविधा हो. उसमें क्या होता है, फोन की जब बातें हम सुनते हैं वो हमारे मस्तिष्क में क्या होता है, हमेशा के लिए रह जाता है, यानी हमारे माइंड में सेव हो जाता है और व्यक्ति का चेहरा हमारे सामने नहीं. फोन पर सुनी बातें जो है बहुत जल्दी हमारे मस्तिष्क से निकल जाती है और जो व्यक्ति का जो चेहरा है वो हमारे सामने नहीं आ पाता. और जो एसएमएस होता है वो भी अस्थायी होता है, यानी कि हमेशा के लिए नहीं रह पाता है. दोनों का संदेश जो है वो बहुत छोटा है. लेकिन जो पत्र होता है उसमें क्या होता है, जो उसमें भाव होते हैं, उसकी अभिव्यक्ति होती है, वो सुरक्षित रूप में होती है और उसे बार बार पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है. और इसके अलावा जो पत्र होता है उसमें जो भी बात लिखी होती है वो बहुत ही विस्तार से हम लिख सकते हैं और हमें फ्यूचर के लिए हम उसे एक पुस्तक का आकार भी हम दे सकते हैं. और सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि पत्र पाने वाले के पास किसी भी साधन का होना आवश्यक नहीं है कि आपके पास फोन है तो ही वो पत्र जाएगा. नहीं, यदि आपके पास कोई साधन नहीं है तभी पत्र पहुंच जाएगा. लेकिन इसके विपरीत जो फोन है या एसएमएस करना है उसके लिए किसी साधन का होना बहुत जरूरी है. सामने वाले के पास फोन या एसएमएस करने की सुविधा हो तो ही वो पहुंच पाता है. ओके, नेक्स्ट देखिए. पत्र को खत, कागज, उत्तरम, जाबू, लेख, कड़ी, पाती, चिट्ठी इत्यादि कहा जाता है. इन शब्दों की से संबंधित भाषाओं के नाम लिखने हैं कि कौन सी भाषाएं के ये शब्द हैं. हिंदी. चिट्ठी और पाती किस भाषा का शब्द है? हिंदी. और पत्रम किस भाषा का शब्द है? संस्कृत. कड़िद किसका है? तमिल का है. कागज किसका है? कन्नड़ का है. उत्तरम किसका है? जाबू किसका है? लेख किसका है? तेलुगु का है. और उर्दू किसका है? खत का है. उर्दू कौन सी भाषा का है? खत का है. खत कौन सी भाषा का है? उर्दू भाषा का है. प्रश्न नंबर 3. पत्र लेखन की कला के विकास के लिए क्या क्या प्रयास हुए लिखने हैं. कि पत्र लेखन का जो कला है, जो यानी कि उसका जो विकास है वो उसके लिए कौन कौन से प्रयास किए गए वो बताना है हमें. देखिए इसका आंसर यस. पत्र लेखन की कला का विकास विश्व डाक संघ के सन 1972 में पत्र लेखन प्रतियोगिता के आरंभ से प्रारंभ हुआ. इसमें 16 वर्ष तक के बच्चे भाग ले सकते हैं. साथ ही स्कूली पाठ्यक्रम में भी पत्र लेखन अनिवार्य कर दिया गया. किसने? कला का विकास डाक संघ के सन 1972 में पत्र लेखन प्रतियोगिता के आयोजन से प्रारंभ हुआ. किससे आरंभ हुआ? कला के विकास विश्व डाक संघ के सन 1972 में पत्र लेखन प्रतियोगिता के आरंभ से. इसमें जो 16 वर्ष के बच्चे हैं वो ही भाग ले सकते थे और आजकल ये हमारे सिलेबस है उसमें भी जो पत्र लेखन है उसको कंपलसरी कर दिया, यानी अनिवार्य कर दिया गया है. प्रश्न नंबर 4. पत्र धरोहर हो सकते हैं लेकिन एसएमएस नहीं. ये तर्क सहित अपना विचार देना है कि पत्र जो है वो धरोहर है लेकिन एसएमएस नहीं है. क्यों? क्योंकि इसमें जो पत्र जो होते हैं उसमें जो सूचनाएं मिलती हैं उसको पढ़कर हम रिकॉर्ड के रूप में व्यक्ति सुरक्षित रख सकता है. लेकिन जो पत्र है और आने वाली पीढ़ियों को विरासत के रूप में भी मिल सकते हैं. इन पत्रों को हम विवरण के रूप में भी स्पष्ट रख सकते हैं. इन्हें पुस्तकों इसके आधार पर हम पुस्तकें भी तैयार कर सकते हैं. और बड़ी बड़ी जो महान हस्तियां थी उनके पत्र आज भी संग्रहालय में, यानी कि संग्रहालय क्या होता है, म्यूजियम में सेव है. और इसकी तुलना में जो एसएमएस है वो स्पष्टता, विस्तार और स्थायी नहीं होते, यानी कि उन्हें हमेशा के लिए नहीं रख पाते, जिसके कारण इसे भविष्य के लिए सहेज कर रखना संभव नहीं हो पाता. अतः इसे स्पष्ट होता है कि जो पत्र है वो क्या है, धरोहर है लेकिन एसएमएस नहीं है. ओके, समझ में आया आपको? ओके, वेरी गुड. नेक्स्ट देखिए 5 नंबर. क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन या मोबाइल ले सकते हैं? बताइए.
दे सकते हैं। देखिए, विज्ञान के कारण बदलती दुनिया में पत्र लेखन का समय बचाकर फैक्स, ईमेल और मोबाइल का प्रयोग जोरों से हो रहा है, किंतु इसमें कोई भी चिट्ठियों की जगह नहीं ले सकता। इसका कारण यह है कि पत्र लेखन में लेखक की भावना, उसकी लेखन कला, शब्दों का चयन, भावों की अभिव्यक्ति तथा संप्रेषणीय होती है। इसके अलावा पत्रों को संभाल कर रखा जा सकता है। व्यापारिक तथा विभागीय कार्यों में पहले भी पत्रों के माध्यम से किया जाता है और आज भी पत्रों के माध्यम से किया जा रहा है, जबकि मोबाइल और टेलीफोन के द्वारा मौखिक संदेश को स्थायी नहीं रखा जा सकता। अतः ये साधन पत्र का स्थान नहीं ले सकते। पत्र का महत्व सर्वकालिक है। देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि आज विज्ञान की बदलती दुनिया है, उसमें हम क्या करते हैं, फैक्स कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो पत्र है, पत्रों की जगह ये नहीं ले सकता, यानी चिट्ठियों की जगह ये सब नहीं ले सकते। इसका कारण यह है कि पत्र में जो भावना होती है, अभिव्यक्ति होती है, उनको, उनके शब्दों का जो चयन होता है, उसका वो क्या है, संप्रेषणीय होते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो हम पत्र है वो हमेशा के लिए हम संभाल के रख सकते हैं। और जो व्यापारिक काम है, ऑफिशियल वर्क जो होता है, उसमें पहले भी क्या होता था, पत्रों के माध्यम से होता था और आज भी हो रहा है, लेकिन मोबाइल और टेलीफोन में है क्या है, मौखिक रूप से वो संदेश दिया जाता है, इसलिए वो स्थायी नहीं रह सकता, लेकिन हमेशा के लिए स्टोर नहीं रख सकते उसे हम। अतः ये जो साधन है वो पत्र का स्थान नहीं ले सकते। पत्र क्या है, हमेशा के लिए सेव रहता है, उसका महत्व जो है सार्वकालिक है। ओके, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट देखिए, पाठ के आगे प्रश्न है, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आती है, पता कीजिए। डाक विभाग ने पत्र भेजने पर आने वाले खर्च को निकालने के उद्देश्य से टिकट लगाने की व्यवस्था की है। पत्र पर टिकट न लगा हो तो वह बैरंग हो जाता है। ऐसा पत्र जिसे भेजा जाता है उसे टिकट को 2 गुना पैसा देना पड़ता है। यदि पैसा न दिया जाता है तो पत्र पोस्ट ऑफिस में जमा हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारा संदेश बिना पहुंचे ही रह जाता है। क्या समझ में आया इसमें कि जो डाक विभाग है उसने पत्र भेजने के लिए वाले का खर्च निकालने के लिए क्या किया है, उद्देश्य से ये टिकट लगाई है कि जो भी पत्र भेजेगा उसके ऊपर एक टिकट लगेगी, और टिकट का खर्च, जो पत्र भेजने का खर्चा निकालने के लिए उन्होंने क्या किया, इस व्यवस्था को किया है। और पत्र पर टिकट यदि नहीं लगा हो तो उसको बैरंग कर दिया जाता है और ऐसा पत्र भेजा नहीं जाता। यदि उस पत्र को भेजा जाता है तो उसके ऊपर 2 गुना पैसा देना पड़ता है। यदि पैसा नहीं दिया जाता है तो उसको ऑफिस में जमा कर लिया जाता है और वो जो संदेश है, हमारा पत्र है, वो पहुंचे बिना ही रह जाता है। प्रश्न नंबर 2, पिन कोड की संख्याओं में लिखा गया एक पता है, कैसे? देखिए, सुनने में संक्षिप्त से लगने वाले पिन कोड का पूरा नाम पोस्टल इंडेक्स नंबर है। क्या है? पोस्टल इंडेक्स नंबर। यह 6 अंकों का होता है। इसका हर अंक अपने में कुछ ना कुछ छिपाए रहता है। इसका पहला अंक राज्य को, अगले 2 अंक संबंधित क्षेत्र को और अंतिम 3 अंक संबंधित डाकघर के सूचक होते हैं। देखो, इसको आप ध्यान से पढ़ना है कि पहला जो अंक होता है वो किसका संदेश देता है? राज्य का देता है। और उसके आगे वाले जो 2 अंक होते हैं वो किसका संदेश देते हैं? उस क्षेत्र को जहाँ पर आप रहते हो। और अंतिम के 3 जो अंक होते हैं वो डाकघर के सूचक होते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि पिन कोड संख्या के रूप में लिखा गया एक पता ही है। ठीक है, इससे ही पता चलता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहला अंक किसका संदेश देता है? राज्य का। और 2 अंक किसका संदेश देते हैं? क्षेत्र का, जहाँ पर आप रह रहे हो। और अंतिम के 3 अंक किसका संदेश देते हैं? जो डाकघर है उसका देते हैं। ओके, अंडरस्टैंड। प्रश्न नंबर 3, ऐसा क्यों होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? महात्मा गांधी विश्व भर में प्रसिद्ध नेता थे, अतः वे भारत में जहाँ भी रहते थे उनके नाम से ही पत्र पहुँच जाते थे। ओके, अंडरस्टैंड। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की कविता भगवान के डाकिये आपकी पाठ्य पुस्तक में है। इसके आधार पर हम पर पक्षी और बादल डाकिया मानकर अपनी कल्पना से एक लेख लिखना है। ओके, देखिए, पक्षी अपने पंख फैलाकर अपना मधुर संदेश धरतीवासियों को देते हैं। हवा में फैले सुगंधित पराग कणों को दूर दूर तक बिखेरते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर ने संदेश पृथ्वी के हर कोने में देने के लिए तेजी से जा रहे हो। वर्षा काल में जब बादल आकाश में दौड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि धरती के कोने कोने में संदेश लेकर आकाश को सुनाते हैं। वे पेड़ पौधे को संदेश भी आकाश तक पहुंचाते हैं और वे आकाश का संदेश पानी बरसाकर ठंडी फुहारों तथा पेड़ पौधों तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बादल पत्रवाहक का काम करते हैं। क्या इसमें समझ आया आपको कि जो पक्षी है वो पंख फैलाकर
मधुर संदेश जो है वो धरतीवासी जो है लोगों को देते हैं और हवा में सुगंध फैलाने के लिए क्या कहते हैं, पराग के कणों को दूर दूर तक फैलाते हैं और ईश्वर का संदेश पृथ्वी पर के हर कोने में तेजी से देते हैं। और वर्षा काल में क्या होता है, बादल जो है आकाश में दौड़ने लगते हैं, उससे क्या होता है कि कोने कोने में संदेश आकाश में पहुंचने लगते हैं। पेड़ पौधे में भी का संदेश भी आकाश में पहुंचाते हैं और आकाश जो है वो आकाश में वो आकाश का संदेश वो ठंडे पानी की फुहारों के द्वारा पेड़ पौधे तक पहुंचाते हैं और वो हमारे लिए क्या करते हैं, पत्रवाहक का काम करते हैं। बादल पत्रवाहक का काम करते हैं। ओके, ये आप छोड़ दीजिए, आप इसको सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसको एक बार रहने दीजिए आप। ओके, नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 4। केवल पढ़ने के लिए राम दरस मित्र कविता चिट्ठियों को ध्यान से पढ़िए। ये भी छोड़िए, आप ये भी क्रॉस करिए। ओके ओके बेटा, ओके। अभी आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप इस लेसन को ध्यान से पढ़िए और इसको समझिए और हो सकता है तो इसको रिटन में प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस